जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 2 नवंबर 2020 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले प्रश्न के साथ में शुरुआत करते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व वेगन दिवस, जिसे हम लोग वर्ल्ड वेगन डे के नाम से जानते हैं, यह दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 1 नवंबर को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब आइए समझते हैं कि वेगन आखिर में होता क्या है। तो अगर आपको याद हो तो पिछले महीने हम लोगों ने डिस्कस किया था विश्व शाकाहारी दिवस के बारे में, यानी कि वर्ल्ड वेजिटेरियन डे के बारे में, और ये दिवस आपका मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। तो बस इसी से मिलता जुलता हमारा होता है वेगन दिवस भी। जो हमारे शाकाहारी लोग होते हैं, यानी कि जिनके द्वारा शाकाहारी खाद्य शैली को अपनाया जाता है, उनके द्वारा किसी प्रकार के मांस या फिर अंडे का सेवन नहीं किया जाता है। वहीं पर अगर हम लोग वेगन खाद्य शैली को अपनाने वाले लोगों की बात करते हैं तो इन लोगों के द्वारा मांस और अंडा तो बिल्कुल नहीं खाया जाता है। इसके अलावा जो भी उत्पाद जानवरों से मिलते हैं, जैसे कि दूध हो गया, दूध से हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, उन सभी प्रोडक्ट का प्रयोग भी इनके द्वारा नहीं किया जाता है। तो बस छोटा सा डिफरेंस होता है वेगन और वेजिटेरियन में। तो ध्यान रखेंगे 1 नवंबर को यह दिवस मनाया जाता है। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आपको मिल जाएगी टेलीग्राम के ऊपर। टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है केवी गुरुजी, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी अक्टूबर माह की जो ई बुक है उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से अगर आप चाहें तो ई बुक को परचेज कर सकते हैं। अगर आप परचेज नहीं कर सकते तो सिंपली आप मुझे मेल कर देंगे, तो मैं आपको वह पीडीएफ भेज दूंगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर किया करें। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में 24वें मालाबार नौसैनिक अभ्यास के पहले चरण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये शुरू होगा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जो मालाबार नौसैनिक अभ्यास होता है इसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इसके अलावा अमेरिका की नौसेनाएं भाग लेती हैं। किसकी? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की नौसेनाएं भाग ले रही हैं। और इसका जो पहला चरण है वह आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 3 से लेकर के 6 नवंबर तक आयोजित होगा। अब इस अभ्यास के बारे में आप ये भी ध्यान रखेंगे कि यह अभ्यास कुल मिलाकर के 2 चरणों में होगा। तो पहला चरण आपका विशाखापट्टनम में हो रहा है और इसका जो दूसरा चरण है वह लगभग मिड नवंबर में अरब सागर में आयोजित किया जाएगा। अब थोड़ा सा जानते हैं मालाबार नौसैनिक अभ्यास के बारे में। तो 1993 में भारत और अमेरिका की जो नौसेनाएं हैं उनके बीच इसकी शुरुआत हुई थी। 2015 में जापान इसमें शामिल हुआ था और इस वर्ष भारत ने इनवाइट किया है ऑस्ट्रेलिया को। तो ऑस्ट्रेलिया की नौसेना पहली बार मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल हो रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। वैसे अगर हम लोग जापान की बात करते हैं तो जापान के साथ में हम कई सारे अभ्यास पहले भी करते हैं, जैसे कि शिन्यू मैत्री हो गया जो वायुसेना का अभ्यास है, एक होता है सहयोग काजिन, तो ये भी अभ्यास होता है। इसके अलावा दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच में अभी जिमेक्स नाम का अभ्यास भी किया गया है, तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अमेरिका की। तो अमेरिका के साथ में भी भारत कई सारे अभ्यास करता है, जैसे कि अगर हम अमेरिका से बात करें तो एक हम लोग कहते हैं धर्म संरक्षक, क्या नाम है? धर्मा गार्जियन। एक हमारा अभ्यास होता है जिसका नाम ही है युद्ध अभ्यास, क्या नाम है? युद्ध अभ्यास इसका नाम है। और एक पिछले साल ही शुरू हुआ था जिसका नाम है टाइगर ट्रायम्फ। तो इनके बारे में ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के साथ में एक अभ्यास हम लोग करते हैं जिसका नाम है ऑस इंडेक्स, क्या नाम है? ऑस इंडेक्स इस अभ्यास का नाम है। और पासेक्स नाम का अभी नौसैनिक अभ्यास भी हमने किया है अमेरिका के साथ में और ऑस्ट्रेलिया के साथ में। तो ये सारे अभ्यास आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एलेक्सीज बेस्टीन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट के पहले संस्करण का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये आयोजित किया गया फ्रांस देश में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो फ्रांस में एक शहर है जिसका नाम है नांतेस, तो वहां पर इसका आयोजन किया गया। अब भारतीय टीम की बात करते हैं, यानी कि जो हमारी बॉक्सिंग टीम यहाँ पर गई थी उसमें से 9 बॉक्सर टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। तो भारत ने यहाँ पर
3 स्वर्ण पदक जीता, 1 रजत पदक जीता है और 5 कांस्य पदक जीता है। तो इस प्रकार से भारतीय टीम को मिल गए हैं कुल 9 पदक। और स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो एक तो है अमित पंघाल, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस बॉक्सर हैं, 52 किलोग्राम वर्ग में जीता। आशीष कुमार ने 75 किलोग्राम वर्ग में जीता और संजीत को 91 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक मिला है। अगला प्रश्न है 16 साइकी, जो कि हाल ही में चर्चा में रहा है, यह क्या है? तो यह एक एस्ट्रॉयड है, यानी कि क्षुद्र ग्रह है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो पहले आइए थोड़ा सा जानते हैं 16 साइकी के बारे में। तो जैसे कि मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि हमारा सन है, उसके बाद में बुध है, फिर आ जाता है शुक्र, उसके बाद में है पृथ्वी, फिर है हमारा मंगल, और मंगल के बाद में आता है बृहस्पति, यानी कि ये मार्स हो गया, ये जुपिटर हो गया, और इसी के बीच में आपको मिलता है एस्ट्रॉयड बेल्ट, यानी कि क्षुद्र ग्रह पेटी। और इसी के भीतर आपको कई छोटे छोटे पिंड मिलेंगे जिन्हें हम लोग एस्ट्रॉयड के नाम से जानते हैं। तो आपको ध्यान रखना है 16 साइकी नाम का जो एस्ट्रॉयड है, यह हमारे क्षुद्र ग्रह में स्थित सबसे बड़े एस्ट्रॉयड में से एक है। यह पूरी तरीके से मेटल से निर्मित है, ये पॉइंट आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। इसका जो डायमीटर है, यानी कि जो व्यास होता है, वह 200 किलोमीटर है, और जो हमारी क्षुद्र ग्रह का पूरा वेट है उसका 1% यहाँ पर समेटे हुए है 16 साइकी। और 1852 में इटली के एक एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम था एनिबल गैस्पेरिस, इनके द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो ये तो हमने जान लिया बेसिक। अब आइए समझते हैं कि यह न्यूज़ में क्यों रहा है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो 16 साइकी नाम का एस्ट्रॉयड है, यह पूरी तरीके से मेटल से निर्मित है, यानी कि विभिन्न प्रकार की धातुएं यहाँ पर आपको मिलेंगी। और अभी वैज्ञानिकों के द्वारा ये अनुमान लगाया गया है कि 16 साइकी में जो धातुएं आपको मिलेंगी उनका मूल्य हमारी पृथ्वी की जो पूरी अर्थव्यवस्था है, यानी कि अगर हम लोग सभी देशों के जीडीपी को भी मिला लेते हैं तो उससे भी कहीं ज़्यादा है। और इसकी वैल्यू लगाई गई है 10,000 क्वाड्रिलियन। क्वाड्रिलियन क्या होता है? जैसे कि हम लोग मिलियन की बात करते हैं तो मिलियन में आपको 6 जीरो मिलते हैं, बिलियन की बात करते हैं तो इसमें आपको 9 जीरो मिलते हैं, ट्रिलियन की बात करते हैं तो इसमें आपको 12 जीरो मिलते हैं, और उसके बाद में हमारा आता है क्वाड्रिलियन, यानी कि आपको एक के बाद में 15 जीरो लगा देने हैं, उसके बाद में यहाँ पर ये 4 जीरो और लगा देने हैं, फिर वहाँ पर आपको लगा देना है डॉलर, और फिर आप काउंट करेंगे कि इसमें जो मेटल हैं उनकी वैल्यू कितनी ज़्यादा है। तो इसीलिए 16 साइकी अभी रहा है न्यूज़ में। तो ये आप लोकेशन देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा हमारा एस्ट्रॉयड बेल्ट है और यहाँ पर आपको मिलेगा 16 साइकी। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए पेपरलेस ई बोर्डिंग शुरू करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? तो ये बन गया है हमारे हैदराबाद का राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब पेपरलेस ई बोर्डिंग की सुविधा होती क्या है? अब देखिए, अगर आप लोग एयरपोर्ट जाएं, आप में से पता नहीं कितने लोग गए होंगे, मैं भी कभी नहीं गया हूं, तो अगर आप लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहां पर आपको ई बोर्डिंग पास मिलता है, जिसके माध्यम से आपको आपके प्लेन के बारे में, आपकी सीट के बारे में जानकारी मिलती है। तो अभी तक जो हमारे यहाँ का हैदराबाद हवाई अड्डा है, इसके द्वारा जो भी यात्री थे उनके लिए पेपरलेस ई बोर्डिंग की सुविधा थी, यानी कि आप अगर चाहें तो अपने मोबाइल में ही जनरेट कर लें और उसको जाकर के वहाँ पर दिखा सकते हैं। तो पहली बार ऐसा किया गया है कि अब यह जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं उनके लिए भी शुरू कर दिया गया है। तो इंडिगो एयरलाइन के द्वारा शारजाह एक विमान भेजी गई जिसमें यात्रियों के लिए पहली बार इस सुविधा की शुरुआत की गई है। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। बाकी अगर हम लोग एयरपोर्ट की बात करते हैं तो कई सारे एयरपोर्ट अभी न्यूज़ में रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि उन पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूं तो आप लोग नीचे कमेंट में बता सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि AII यानी कि एयरपोर्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो हमारा है, उसके द्वारा 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला एयरपोर्ट बन गया है पुडुचेरी। क्या नाम है? पुडुचेरी पहला एयरपोर्ट बना है। बाकी अगर हम लोग बात करते हैं अडानी ग्रुप की, तो इनका नाम आपको जरूर ध्यान रखना है। इन्होंने अभी हिस्सेदारी खरीद ली है संचालन करने के लिए 50 वर्षों के जयपुर, इसके अलावा गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट में। मुंबई एयरपोर्ट में अडानी ग्रुप ने 74% हिस्सेदारी भी खरीद ली है। बात करते हैं बेंगलुरु का जो कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट है, इस एयरपोर्ट के बारे में आपको 2 पॉइंट ध्यान रखना है। एक तो डेयर टेक्नोलॉजी प्राप्त करने वाला ये भारत का पहला हवाई अड्डा बना है।
इसके अलावा एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम भी इंस्टॉल किया गया है बेंगलुरु हवाई अड्डे पर। तो ये आप ध्यान रखेंगे। दिल्ली की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त एयरपोर्ट बना है। इसके अलावा दिल्ली एयरपोर्ट में पहले निजी जेट टर्मिनल को भी बनाया गया है, जिससे यहाँ पर निजी विमान भी उतर सकें। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में किस राज्य की सरकार ने रोशनी अधिनियम को समाप्त किया? तो ये समाप्त किया है जम्मू और कश्मीर की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो पहले समझते हैं कि ये रोशनी अधिनियम है क्या। रोशनी अधिनियम में ये प्रावधान किया गया था कि अगर कोई व्यक्ति जिसने जम्मू कश्मीर में 1990 के पहले किसी भी लैंड को एक्वायर कर लिया है इलीगल तरीके से, तो उन लोगों को यहाँ पर वैध तरीके से जमीन दिए जाने का प्रावधान था। अब आप सोचेंगे कि ये कैसा प्रावधान था? तो इस प्रावधान का मुख्य रूप से उद्देश्य था कि जो भी जम्मू कश्मीर की सरकार है उसके द्वारा जब ये प्रोसेस किया जाएगा तो उसको कुछ रेवेन्यू प्राप्त होगा, और इन्होंने टारगेट रखा था कि लगभग 25,000 करोड़ रुपए हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो बाकी इसमें समय समय पर संशोधन हुआ और उसके बाद में जो यहाँ पर टारगेट था वह बिल्कुल भी अचीव नहीं हो पाया। तो कुछ समय पहले ही जम्मू कश्मीर की जो हाई कोर्ट है उसके द्वारा रोशनी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया गया था, और अब जो जम्मू कश्मीर की सरकार है यानी कि जो मनोज सिन्हा साहब हैं उनके द्वारा इसे समाप्त किए जाने की घोषणा कर दी गई, यानी कि ये पूरी तरीके से नल एंड वाइड कर दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। रोशनी अधिनियम का ऑफिशियल नेम क्या है? तो इसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लैंड वेस्टिंग ऑफ ओनरशिप टू दी ऑक्यूपेंट एक्ट 2001। तो ये इसके प्रावधान थे जिसे अब पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। और अभी हम लोगों ने 2 दिन पहले ही डिस्कस किया था कि सरकार के द्वारा मार्केट इंटरवेंशन नाम की जो स्कीम है उसको जम्मू कश्मीर में जो भी हमारे सेब के शेयर होल्डर हैं या फिर वहां के किसान हैं उनके लिए विस्तारित किया गया है। 1 नवंबर 2020 से अंतर संसदीय संघ की गवर्निंग काउंसिल की बैठक के किस संस्करण की शुरुआत हुई है? तो यहाँ पर शुरुआत हुई है 206वें नंबर के संस्करण की, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब पहले थोड़ा सा जानिए अंतर संसदीय संघ है क्या। तो यह एक वैश्विक निकाय है जो कि दुनिया भर के जो हमारी संसद हैं उनका एक संगठन है। तो कोविड-19 के कारण 1 से लेकर के 4 नवंबर तक वर्चुअली इसका आयोजन किया जाना है, और जाहिर सी बात है अगर ये संसदीय संघ की बैठक है तो इसमें हमारे जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, इनकी अगुवाई में हमारे भारत का प्रतिनिधिमंडल शामिल होगा। अब इससे आपको एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि जो हमारा अंतर संसदीय संघ है इसकी वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं मैक्सिको की एक एमपी हैं जिनका नाम है गैब्रिएला। क्या नाम है? गैब्रिएला। तो इनका पद अभी रिक्त हुआ है, यानी कि नए अध्यक्ष का चुनाव भी अभी किया जाना है और ये चुनाव भी इसी के दौरान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के पहले टायर पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो भारत का जो पहला टायर पार्क है इसका निर्माण किया जा रहा है पश्चिम बंगाल राज्य में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो टायर पार्क है तो इसमें होगा क्या? तो जो भी हमारे पुराने टायर होते हैं यानी कि जो बेकार हो चुके टायर हैं उन सभी टायर से यहाँ पर कुछ कलाकृतियों का निर्माण किया जाएगा और उन्हीं कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी पश्चिम बंगाल राज्य की सरकार के द्वारा। तो बस आप ध्यान रखेंगे पहला टायर पार्क बन रहा है पश्चिम बंगाल राज्य में। बाकी पश्चिम बंगाल से कई सारी चीज़ें और आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि CSIR CMERI के द्वारा दुर्गापुर में सबसे बड़ा सोलर वृक्ष लगाया गया। कर्म साथी प्रकल्प योजना शुरू की गई बेरोजगारों को ऋण देने के लिए। मुद्रा योजनाओं में महिलाओं को ऋण देने में ये दूसरे स्थान पर रहा। स्नेहर पोरोस और प्रोचेस्टा योजना यहाँ शुरू की गई। प्रवासी मजदूरों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च किया। मत्स्य पालन और बागवानी के लिए मातृ स्मृति योजना लॉन्च की गई। कर्म भूमि नौकरी पोर्टल यहाँ पे शुरू किया गया। राज्य पुरोहित कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की गई। पथ श्री अभिजन योजना भी यहाँ पर शुरू की गई है। राजधानी यहाँ की कोलकाता में है। राज्यपाल है जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री यहाँ की है ममता बनर्जी। बाकी उच्च न्यायालय आपको कोलकाता में मिलेगा और मुख्य न्यायाधीश है TB राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, ओसिरिस रेक्स मिशन किस स्पेस एजेंसी का बेनू क्षुद्रग्रह के लिए एक मिशन है? तो ये मिशन है नासा का, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो आइए पहले थोड़ा सा जानते हैं कि ओसिरिस रेक्स मिशन है क्या। देखिए बात है 8 सितंबर 2016 की। उस समय नासा के द्वारा
ओसिरिस रेक्स नाम का जो अंतरिक्ष यान है, जिसे अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन नाम की कंपनी ने बनाया था, इसको लॉन्च किया गया था। तो लॉन्च किए जाने का उद्देश्य क्या था? इनका मुख्य रूप से उद्देश्य था कि जो बेनू नाम का क्षुद्रग्रह यानी कि एस्ट्रॉयड है, उससे कुछ सैंपल को इकट्ठा किया जाए और उसके बारे में परीक्षण किया जाए, यानी कि क्या चीज़ें आपको बेनू के ऊपर मिलेंगी। तो 2018 में ये पहुंच गया था बेनू के ऊपर। कहाँ पर? बेनू के ऊपर ये पहुंच गया था। और अब ये जो यहाँ पर ओसिरिस रेक्स मिशन के अंतर्गत भेजा गया अंतरिक्ष यान है, यह वहाँ से 2 किलोग्राम सैंपल को लेकर के पृथ्वी की ओर रवाना हो चुका है। तो इसीलिए ये रहा है चर्चा में। बाकी नासा के कई सारे मिशन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी नासा ने नोकिया के साथ में समझौता किया है, जिसके अंतर्गत ये अपने आर्टेमिस मिशन के अंतर्गत 4G टावर लगाएंगे चंद्रमा के ऊपर। नासा के साथ में मिलकर के हमारे यहाँ की जो इसरो है, उसके द्वारा निसार मिशन भी किया जाना है, ये भी अभी न्यूज में रहा था। और नासा का जो सोफिया टेलीस्कोप है, ये भी चर्चा में रहा था, क्योंकि इसके द्वारा मून के सरफेस पे पानी की खोज की गई है। तो इसलिए नासा रहा है चर्चा में। बाकी ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, 1958 में स्थापना हुई थी। वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है और जिम ब्रिडेनस्टीन इसके अध्यक्ष हैं। ये आप देख सकते हैं जो यहाँ पर स्पेस यान भेजा गया था। नवंबर 2020 में किस देश ने दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है चीन राज्य की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो चीन के द्वारा जो तिब्बत की राजधानी है, तिब्बत एक चीन का प्रांत है, हालांकि वैसे तो स्वतंत्र देश है, लेकिन चीन ने कब्जा किया हुआ है। तो तिब्बत की राजधानी है ल्यासा में, वहाँ पर इस क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर का निर्माण किया जाएगा। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? तो ये जो हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर होते हैं, यहाँ पर किसी पार्टिकुलर देश के जो भी डेटा होते हैं ऑनलाइन, उन सभी को संरक्षित किया जाता है, यानी कि उनको इकट्ठा किया जाता है। चीन की बात करते हैं तो राजधानी बीजिंग में है, मुद्रा है रेनमिन, राष्ट्रपति यहाँ के हैं शी जिनपिंग। और ये आप देख सकते हैं चीन हमारे देश के 5 राज्यों के साथ में सीमा बनाता है, जिसमें एक लद्दाख है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और है अरुणाचल प्रदेश। और कुल सीमा की लंबाई है 3488 किलोमीटर। मैकमोहन लाइन है चीन और भारत के बीच की सीमा का नाम। ITBP चीन की सीमा पर हमारी भारत की रक्षा के लिए तैनात है। हाल ही में T20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने? तो कल ही मैंने आपको बताया था, इनका नाम है क्रिस गेल। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दरअसल अगर हम लोग क्रिस गेल की बात करते हैं तो ये वेस्ट इंडीज देश के खिलाड़ी हैं। वेस्ट इंडीज हालांकि कोई देश नहीं है, लेकिन जो हमारा पूरा कैरिबियाई द्वीप समूह है, उसी के जो देश हैं उनके खिलाड़ी मिल करके वेस्ट इंडीज के नाम से एक टीम से क्रिकेट मैच खेलते हैं। वैसे ये हैं जमैका के खिलाड़ी। तो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं और IPL में किंग्स 11 पंजाब की तरफ से खेल रहे थे और अपने 410वें T20 मैच में 1000 छक्का इन्होंने लगा दिया है। वैसे अगर हम लोग दूसरे नंबर की बात करते हैं तो दूसरे नंबर पर भी वेस्ट इंडीज के किरण पोलार्ड हैं, जिन्होंने 690 छक्के लगाए हैं T20 क्रिकेट में। बाकी आपको ध्यान रखना है कि किरण पोलार्ड 500 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी हैं और वेस्ट इंडीज के हैं यह ड्वेन ब्रावो, जो कि 500 T20 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज हैं। अगला प्रश्न है, उड़ान 2 योजना के अंतर्गत बिहार राज्य के तीसरे हवाई अड्डे का संचालन किस जिले में शुरू होगा? तो ये शुरू होगा दरभंगा में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो जो हमारे कानून और न्याय के साथ साथ IT और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद जी, इनके द्वारा घोषणा की गई है कि 8 नवंबर से मुंबई और दिल्ली के लिए दरभंगा से हवाई जहाज का संचालन किया जाएगा उड़ान 2 योजना के अंतर्गत। तो इस प्रकार से ये हमारे बिहार का बन जाएगा तीसरा एयरपोर्ट। इससे पहले बिहार में भी है, बिहार के पटना में है और गया में हवाई अड्डे पहले से बनाए जा चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा बिहार में दरभंगा के साथ साथ किशनगंज जिले में भी एक एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है और संभवतः आने वाले सालों में ये भी संचालित किया जाएगा। कुछ अन्य चीज़ें जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उनके बारे में भी जान लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश हमारा है लद्दाख, जो कि पिछले साल 31 अक्टूबर को एक नया केंद्र शासित प्रदेश बना था। तो इसने अभी 31 अक्टूबर को अपना पहला स्थापना दिवस मनाया है। केरल राज्य की सरकार ने
जो भी लोग कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं उनकी मासिक जांच के लिए कोविड उपचार क्लिनिक स्थापित किए जाने की घोषणा की है। पीएम मोदी अभी हमारे गए थे स्टैचू ऑफ यूनिटी और उसी के दौरान स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए एकता क्रूज सेवा की शुरुआत की गई है। तो एकता क्रूज सेवा कुछ वैसे खास नहीं है। इसके अंतर्गत आप लोग नाव में बैठ करके स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास में थोड़ा सा घूम सकते हैं। और डॉक्टर ट्रस्ट जो कि एक हेल्थ केयर की कंपनी है, इसने क्रिकेटर रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये रहा आज का करंट अफेयर। वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में नीचे कमेंट में आप बता सकते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था कि जो शीतकालीन ओलंपिक होगा 2022 में चीन में, इसका शुभंकर क्या है? तो ध्यान रखिएगा, बिग डुएन डुएन इसका शुभंकर है। और जो शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेल होगा इसका शुभंकर है सुये रॉन रॉन। क्या है? सुये रॉन रॉन इसका शुभंकर है। बाकी आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है कि जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है, आपको बताना है जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है इसका अभी सी में परीक्षण किया गया है। कहाँ पर? समुद्र में इसका परीक्षण किया गया है। तो किस हमारे जहाज के ऊपर से इसका परीक्षण किया गया है ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। बाकी आज मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा दूसरे वाले चैनल पे, जिसमें हम लोग अमेरिका के राष्ट्रपति से जुड़े हुए जो भी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं या फिर पूछे गए हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो वह वीडियो भी आप लोग जरूर देखिएगा। बाकी वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करके इसे अपने 10-15 दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।